हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना बच्चों प्लस वन का, वो टॉपिक है आपका सबसे पहला टॉपिक प्लस वन का, वो वेक्टर्स का टॉपिक है। देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सबसे पहली बार वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लस वन क्लास का। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो वेक्टर्स अपने क्लासरूम सेशंस में पढ़ चुके हैं। देखिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देखिए, या कंपटीशन पार्ट के जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम वेक्टर्स को स्टडी करना है, फर्स्ट टाइम वेक्टर्स को पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए बच्चों, जितनी भी टर्म्स आज तक आपने पढ़ी हैं 9th में 10th में, जो फिजिक्स में आप टर्म्स पढ़ते हो, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंटम, ठीक है ना, इन सारी टर्म्स को हम कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसका और इन्हीं की टर्म्स में हम फिजिक्स को स्टडी भी करते हैं। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी टर्म्स में हम फिजिक्स को समझते हैं, स्टडी करते हैं, उन टर्म्स को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। देखिए बेटा, जितनी भी टर्म्स आज तक आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी टर्म्स फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये सारी की सारी टर्म्स को हम मेजर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखिए मेजर करने के लिए सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए होती है कई जगह पे, और कई जगह पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इस आधार के ऊपर कि क्वांटिटीज़ को क्या हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिफाइन कर सकते हैं या उनके साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, हम उन्हें दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक स्केलर्स और दूसरा वेक्टर्स। पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए सिर्फ हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, टाइम की बात करूं या मास की बात करूं। आप कहो किसी भी बॉडी का मास है जो वो सपोज कीजिए 10 kg है। देखिए जब हम मैं 10 kg की बात कर रहा हूं तो मुझे उसके साथ डायरेक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू इस क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रही है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से डिस्क्राइब किया जा सकता है कम्प्लीटली, तो वो क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इस केस में एग्जांपल लें कि टाइम को मैंने 5 सेकंड्स कहा है, तो भैया मैंने मैग्नीट्यूड बताया है, टाइम का यूनिट बताई है, और हम ये भी जानते हैं कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि जब स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐडअप करते हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशंस को आप ऐडअप कीजिए, एक टाइम ड्यूरेशन, दूसरी टाइम ड्यूरेशन, तीसरी टाइम ड्यूरेशन, आप इन सारी टाइम ड्यूरेशंस को जब ऐड करेंगे तो डायरेक्टली नंबर्स की तरह आप ऐड कर सकते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम नंबर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। आपको एग्जांपल देके अभी समझाता हूँ कि कैसे। अभी फिलहाल आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई टर्म्स हैं ये आप समझ चुके हो कि स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और उनकी यूनिट की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट तो चाहिए ही चाहिए, पर अगर डायरेक्शन बदल जाए तो क्वांटिटी की सारी सेंस बदल जाएगी, उसका सारा रिजल्ट बदल जाएगा। एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। इस बॉक्स के ऊपर एक बच्चा इधर को फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की, और ये कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है? सपोज कीजिए ईस्ट की तरफ लगा रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 50 न्यूटन की फोर्स जब ईस्ट को लगेगी तो पार्टिकल ईस्ट की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है। अगर यही फोर्स इसी बॉडी के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लग जाए 50 न्यूटन की, तो मैं कहूँगा कि भैया देखो ऐसा है, या नॉर्थ डायरेक्शन में लग जाए, वर्टिकल नहीं लगानी, आप नॉर्थ लगा दीजिए, तो आप दोनों फोर्सेस के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। भाई नॉर्थ वाली फोर्स नॉर्थ की तरफ बॉडी को ले जाएगी, ईस्ट वाली फोर्स बॉडी को ईस्ट की तरफ ले जाएगी। तो फोर्स का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो डायरेक्शन के साथ साथ बदल जाता है, क्योंकि डायरेक्शन अगर ईस्ट की तरफ होगी तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे, अगर फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में होगी तो उसके रिजल्ट्स अलग होंगे। तो इसका मतलब फोर्स अपने आप में, क्योंकि डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दी गई है, तो इसलिए फोर्स अपने आप में कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैं एक बात और आपको कहूँगा, अगर इसी बॉडी के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही होती
तो आप फोर्स की वैल्यू को 100 न्यूटन नहीं कह सकते थे। इंस्टेड आपको उसकी डायरेक्शंस को भी साथ में एसोसिएट करते हुए चलना होगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैं ईस्ट की डायरेक्शन को यहाँ पे आई कैप लिख देता हूँ और नॉर्थ की डायरेक्शन को मैं जे कैप लिख देता हूँ। तो अगर मुझे नेट फोर्स यहाँ पे देखनी हो ना बेटा, तो आप कहोगे कि सर पहली फोर्स और दूसरी फोर्स आपको दोनों को ऐड करना होगा। जब मैं वेक्टर लगाता हूँ तो ऐसे एरो लगा देता हूँ, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या नज़र आ रहा है कि मैं इसको 50i प्लस 50j कहूँगा, 100 नहीं कह सकता। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कभी भी स्केलर नंबर्स की तरह ऐड नहीं किया जाता, उसके लिए उसकी डायरेक्शंस को साथ में लेना पड़ता है। आप IJK नहीं लिखना चाहते, आप 50 अलोंग ईस्ट लिख दीजिए यहाँ पे और प्लस 50 अलोंग नॉर्थ लिख दीजिए, मुझे तब भी कोई एतराज़ नहीं है। आप इसको मत लिखिए, आप अलोंग ईस्ट और अलोंग नॉर्थ लिख देंगे तब भी हमें पता लगेगा कि 50 और 50 को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। तो मोटे तौर पे बात समझ ये आई है कि जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो उन्हें नंबर्स की तरह ऐड किया जा सकता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड करते हैं तो उन्हें नंबर्स की तरह ऐड नहीं किया जा सकता, उन्हें डायरेक्शंस के साथ ही ऐड किया जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है, और एडिशन के लिए हम डिफरेंट लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा यूज़ करेंगे, यानी स्केलर जो हम नॉर्मल अलजेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन है उन्हें यूज़ ना करके किसी और टाइप के लॉज है उनको डिस्कस करेंगे फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जब कहा आपको कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो बॉडी का मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन और तीसरी उसकी यूनिट। चलिए यूनिट तो दोनों ही टाइप में चाहिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी वेक्टर को फोर्स वेक्टर कुछ भी लिखना हो तो आप एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो टेल है एरो की वो एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जहाँ पे आपने लगाया है इसको वहाँ पे अप्लाई करते हैं वेक्टर्स को, उधर रखेंगे। और एरो हेड है जो उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेक्टर को अप्लाई किया गया है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, वेक्टर को हमेशा एरो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है, जैसे कोई वेक्टर है तो उसको मैं ए के ऊपर एरो लगा के कहूँगा और मैं इसको क्या कहूँगा कि ये क्या है, ए वेक्टर है। अगर मैं कोई जैसे फोर्स वेक्टर कहूँ, फोर्स मुझे लिखनी हो तो मैं उसको एफ के ऊपर एरो लगा दूंगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा फोर्स वेक्टर। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जितनी ये ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी उतना बड़ा एरो मुझे बनाना पड़ेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा बड़ा मुझे एरो बनाना पड़ेगा। आप यूँ कह लीजिए कि लेंथ है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। आपको कोई बात समझ आती है सर? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स लिख लें जिसमें से एक वेक्टर यहाँ मुझे ए नज़र आ रहा है, चलिए मैं इधर से ले लेता हूँ इसको कंसीडर करते हुए, आप मुझे देखते हुए बता सकते हैं कि ये एक वेक्टर है और मेरे पास यहाँ पे दूसरा वेक्टर है। तो देखने में ही पता लगता है बच्चों कि इन दोनों में से लेंथ किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है? आप कहोगे सर लेंथ है जो वो बी वेक्टर की ज़्यादा है। ज़्यादा है किससे? लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी आप एक वेक्टर को लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ए वेक्टर को लिखूँ तो उसका मैग्नीट्यूड बेटा हम ए के मॉड से लिखते हैं और डायरेक्शन को, उसकी जो भी डायरेक्शन है उसको हम ए हेड से लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ए मॉड लगाने के बाद जब आप ए हैट लिखेंगे, ये क्या है, ए कैप और ए हैट। तो डायरेक्शन को लिखने का तरीका है आप हैट या कैप से लिखिए, मैग्नीट्यूड का लिखने का तरीका है कि आप मॉड से लिखिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं कह सकता हूँ कि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है किससे,
ए के मैग्नीट्यूड से। तो सिंपल सी बात है, समझ आती है। डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए हॉरिजॉन्टली या किसी भी प्लेन के अंदर हम 3 डायरेक्शंस बना सकते हैं। एक आपके पास एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसे आई हैट लिखा जाता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे हैट लिखा जाता है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के हैट लिखा जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगी है इस डायरेक्शन में और मैं कह दूँ ये फोर्स 10 न्यूटन की है, तो आप कहोगे कि सिर्फ इस पार्टिकल की फोर्स को मैं 10 आई कैप कह सकता हूँ, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में लगी है, ये एक्स एक्सिस की तरफ लगी है। अगर यही फोर्स इधर ना लग के बच्चों, ये फोर्स को मैं ऊपर को बॉडी के ऊपर लगा दूं कि ये मेरे पास 5 न्यूटन की फोर्स है और ये वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, तो आप इस फोर्स वेक्टर को, जो कि सेकंड फोर्स वेक्टर लिखा जाएगा 5 जे कैप लिख सकते हो, क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन को मैंने क्या कहा है, जे कैप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को मैंने आई कैप कहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन को मैंने के कैप कहा है। तो ये बेसिक्स आपको समझ आ गया। आपको पहली बार ज़िंदगी में ये पता लग गया कि आई डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, जे हैट वाई एक्सिस की डायरेक्शन है और के हैट जेड एक्सिस की डायरेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस सब के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। देखिए आई जे के की डायरेक्शन के अलोंग लिखा जाता है, तो मैं सिर्फ पहले आई और जे के अलोंग देखता हूँ। आपके पास एक पॉइंट है P और आप ओरिजिन के रेफरेंस में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है। और आपने देखा कि P पॉइंट को अगर मुझे ओरिजिन के रेफरेंस में बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ओरिजिन से एक एरो लगा सकता हूँ जो P की पोजीशन तक रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा। अब इस एरो में अगर मैं कहूँ कि OP कौन सा वेक्टर है, तो OP मेरे पास कौन सा वेक्टर है बच्चों, OP अपने आप में पोजीशन वेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है किस पॉइंट को, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ पॉइंट को। पोजीशन किस पॉइंट की बेटा, पॉइंट x1 y1 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है OP वेक्टर। पर अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो मुझे साफ साफ नज़र आएगा कि x1 डिस्टेंस है जो वो x एक्सिस के लॉन्ग है और y1 डिस्टेंस है जो वो किस डायरेक्शन के लॉन्ग है, y एक्सिस के लॉन्ग है। पर x एक्सिस की डायरेक्शन को मैं i हैट कहता था और y एक्सिस की डायरेक्शन को मैंने j हैट कहा है। तो इसका मतलब जो आपके पास OP वेक्टर इधर लिखा गया है बच्चों, उसको i हैट की डायरेक्शन में कितना कहा गया है, x1, और j हैट की डायरेक्शन में उसे कितना कहा गया है, y1। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि भाई अगर मैं पॉइंट मान लूँ एट 3, 5, तो OP वेक्टर है जो उसे मैं 3i प्लस 5j कह सकता हूँ। आप कहते हो कि नहीं सर हमें तो 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करना है। 3 डायमेंशन में जो पॉइंट है, सपोज कर लीजिए आपके पास वो x1, y1, z1 है, तो इसका मतलब 3 डायमेंशन में जो OP वेक्टर लिखा जाएगा, देखिए i हैट डायरेक्शन में कितना पार्ट कहा गया है, x1, j हैट डायरेक्शन में कितना पार्ट कहा गया है, y1, और z1 किस डायरेक्शन में है, k हैट, यानी z डायरेक्शन में उसका जो पार्ट है वो z1 है। तो आपको वेक्टर को i j k की टर्म्स में लिखना पड़ गया। तो अगर 3 डायमेंशन में मैं एक और पॉइंट दे दूं, आपको पॉइंट मैंने दिया, पॉइंट है -1, 2 एंड 4, चलिए 3 कर लेते हैं। तो इस केस में जो OP वेक्टर है बच्चों वो क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा भाई -1 किस डायरेक्शन में है, i हैट, 2 किस डायरेक्शन में है, j हैट, 3 किस डायरेक्शन में है, k हैट। तो इस ढंग से आप एक वेक्टर लिख सकते हैं। यानी आगे से आज के बाद आपको कभी भी ये कह दिया जाए कि ये एक वेक्टर गिवन है, तो आपको पता है कि k हैट डायरेक्शन में 3 पार्ट्स हैं, j हैट डायरेक्शन में बेटा 2 पार्ट्स हैं और i हैट डायरेक्शन में -1 पार्ट है, यानी -i हैट डायरेक्शन में 1 पार्ट है। तो i j k का क्या मतलब है ये हमें समझ में आ गया।
मैं इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ कि भाई मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। आप पहले ही जानते हो कि जो मैग्नीट्यूड है वो इसकी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, मैग्नीट्यूड मैंने पहले ही कहा लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर मैं इधर OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना चाहता हूँ तो बेसिकली मुझे OP वेक्टर की लेंथ है जो उसे कैलकुलेट करना होगा। अब भाई लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, आपके पास ये पॉइंट के लिए आपने जब इस लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश की तो आपको पता लगा कि ये वाला डिस्टेंस y1 है और ये वाला डिस्टेंस x1 है, और पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता थी। तो आपको लेंथ किसके साथ लिखनी पड़ी है, OP के मैग्नीट्यूड के साथ। तो OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हमने ऊपर बनाया था वो कितना था, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। आप कहोगे कैसे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें 3 डायमेंशन तक कि अगर हमारे पास A वेक्टर की वैल्यू है 3i माइनस j प्लस 2k, तो A का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भैया A का जो मैग्नीट्यूड होगा जैसा कि यहाँ पे आपको सिखाया गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन लेके ऐड करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन है मेरे पास कि A वेक्टर है बेटा मेरे पास 3i प्लस 4j। मुझे कहा गया कि फाइंड करो इसका मैग्नीट्यूड कितना है। आप कहोगे सर देखो अभी अभी तो आपने सिखाया था कि जब भी हमें मैग्नीट्यूड पता करना होता है तो आई हैट डायरेक्शन में जो कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर और जे हैट डायरेक्शन में जो कॉफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम इसे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 25 आ गया तो ये कितना आ गया 5। आपको नहीं सर मुझे तो एक और क्वेश्चन करा दो। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि B वेक्टर मेरे पास गिवन है 3i माइनस रूट 2j प्लस 3k, ठीक है। अब आपको कहा गया कि B फाइंड करो B का क्या मैग्नीट्यूड है। तो आपने कहा कि देखो ऐसा है कि B का मैग्नीट्यूड मैं बता सकता हूँ। B का मैग्नीट्यूड है मेरे पास कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो आसान है बहुत, 9 प्लस 2 प्लस 9, तो ये कितना आ गया भैया, ये अंडर रूट ऑफ 20 आ गया। तो आपको बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में पता लग गया। मैंने 2 चीज़ें बेटा आपको सिखा दी, एक ये कि वेक्टर्स i j k के अंदर कैसे लिखे जाते हैं और उसका क्या मतलब होता है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। अब तीसरा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कि वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखी जाए। यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस हैं, इनको आप एज ए होमवर्क अभी ट्राई कर सकते हैं और देखिए करके क्या आएगा। आपका आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं कि A का जो मॉड है वो कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ आई हैट के अलावा क्या लिखा गया है 1 और यहाँ जे हैट के अलावा क्या लिखा गया है 1। अगर मैं यहाँ P का मैग्नीट्यूड देखूँ तो आप कह सकते हो कि सर P का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड लिखना भी आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पता करना है। देखिए बच्चे अभी अभी आप लोग क्या कर रहे थे कि एक वेक्टर को जब आप लिख रहे थे तो आपने लिखना शुरू किया हुआ था कि वेक्टर इन आई जे के फॉर्म। जब भी आप वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखोगे तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ में पता होनी चाहिए उसकी क्या, डायरेक्शन। तो भैया यहाँ हमें पता क्या करना है, मुझे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ही तो पता करना है। तो जब मैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को पता करना चाहता हूँ तो डायरेक्शन को कैसे लिखा जाए, डायरेक्शन को लिखा जाए, आप देखिए इसे लिखना चाहते हैं हम तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर लिख लो भैया इन आई जे के फॉर्म। जो भी आपके पास वेक्टर है उसे आई जे के फॉर्म में लिख लीजिए और उसी के मैग्नीट्यूड से आप उसे डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए।
हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप ए वेक्टर लिख चुके होंगे तो आपको मैग्नीट्यूड क्या नज़र आ रहा होगा, ए का मॉड, और डायरेक्शन क्या नज़र आ रही होगी, ए हैट। तो देयरफॉर जो आपके पास डायरेक्शन है ए हैट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैसे लिखनी है, ए वेक्टर लिख के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देनी है। अब कई स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि सर यहाँ तो आपने आई जे के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब आप वेक्टर को जो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है ना, जैसे ये आप कह लो कि आपके पास आई जे के फॉर्म में पहला वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था बेटा, देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करो, उन्हें ऐड कर दो, आपको डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने तीनों चीज़ें सीख ली, वेक्टर कैसे लिखा जाता है आई जे के में, उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाता है, और उसकी डायरेक्शन क्या लिखी जाती है। तो डायरेक्शन, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तीनों चीज़ें हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि जो वेक्टर है उसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको अगर मैं कह दूं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 होता है तो कोई गलत नहीं होगा। इसको लिख देते हैं कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ वेक्टर की बजाय क्या लिख दूँ, यूनिट वेक्टर लिख दूँ, तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखना पड़ेगा 1, और मुझे उसके लिए साथ में क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी है, ये ऑफ वेक्टर की है। यानी बेसिकली जो यूनिट वेक्टर है वो कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, वो तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम ए हैट को यूज़ करते हैं, जिसे हम ए वेक्टर लिख के उसी के मैग्नीट्यूड से बच्चों डिवाइड कर देते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पूछा जाए, यूनिट वेक्टर पूछा जाए, एक ही बात है। अगर मैं कहूँ कि फ़लाने फ़लाने डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर बताओ, तो बेसिकली मैं उस डायरेक्शन को पता करना चाहता हूँ जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर प्लेस किया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहा गया कि भाई देखो ऐसा है कि आप डायरेक्शन बताइए ए वेक्टर के अलोंग, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन है जो कितनी है, वो ए हैट। ए हैट कैसे लिखा जाएगा भाई, ए वेक्टर लिखो, उसी के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे कि सर ये तो 3i + 4j पहले के लिए, और डिवाइड कर दो सर उसके मैग्नीट्यूड से। देखिए मैग्नीट्यूड मैंने आपको लिखना सिखा दिया था, 3² + 4²। कितना हो गया बेटा ये, 3i + 4j डिवाइडेड बाई कितना, 5। तो आप इसको 3/5i हैट + 4/5j हैट से लिख सकते हो, और ये क्या है हमारे पास, ए वेक्टर की डायरेक्शन है। आपको नहीं सर हम तो बी वेक्टर की भी डायरेक्शन पता करेंगे, तो भैया बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, बी हैट है। बी हैट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर लगाने के बाद उसका मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दो, जो पहले भी सिखाया है आपको। अब देखिए बी वेक्टर कितना है, 2i - 3j है, और यहाँ पे उसकी अगर डायरेक्शन देखें तो भैया 2 का स्क्वायर और इधर कितना -3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा, 2i - 3j डिवाइडेड बाई बेटा क्या 4 + 9 कितना आ गया, 13 आ गया। तो 2i - 3j के साथ √13 को डिवाइड करके आप ये रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे शानदार कहानी। अब वही पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपसे यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाता है, तो मैं क्या कहूँगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग पी वेक्टर इज़ पी हैट। भाई अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर पूछा है इस डायरेक्शन में, तो वो क्या है, बेसिकली पी हैट है, जिसको मैं वेक्टर लिख के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक हो ना। तो वेक्टर क्या है, 3i + 2j - k
और बेटा इसी की डायरेक्शन क्या है, 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर है मेरे पास 4 और -1 का स्क्वायर है अलग से, कर सकते हैं इसको। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3i + 2j - k के साथ आपने डिवाइड कर दिया किसको भाई, 9 + 4 + 1 को। तो ये अपने आप में क्या बन गया, जो भी रिजल्ट आता है उसको आप सॉल्व करके आगे लेके जा सकते हो। तो बच्चों हमने अभी तक क्या क्या किया, देखिए मैं फिर कहता हूँ, हमने ये समझा कि क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स। स्केलर्स को नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करके ही ऐड करना पड़ेगा। जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनली मुझे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग लिखना पड़ेगा वेक्टर को, तो x एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन i हैट, y एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है j हैट और z एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसे k हैट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वेक्टर को लिखते हुए हम i, j और k के अलोंग उसका कितना कितना हिस्सा है, कितना कितना पार्ट है, कितना कितना कंपोनेंट है, देखिए वर्ड पार्ट, कंपोनेंट, हिस्सा, यानी 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो वेक्टर का उस डायरेक्शन में हो सकता है। और जो भी कंपोनेंट्स हैं i के अलोंग, j के अलोंग, k के अलोंग, उनका स्क्वायर करके, ऐड करके उनका अंडर रूट कर दोगे तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरी बात, डायरेक्शन पता करनी हो तो वेक्टर को i, j, k में लिख के उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। एक सवाल और करते हैं यहाँ पे, मुझे कहा गया कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो, देखिए, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो जो a का मैग्नीट्यूड, यानी मुझे p वेक्टर, एक नया वेक्टर पता करने के लिए कहा जा रहा है। इसकी कंडीशन बताइए मैंने कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड सेम है a के मैग्नीट्यूड के बराबर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होनी चाहिए किसकी, b वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस हिसाब से तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड a का आएगा और डायरेक्शन किसकी आएगी, b की। पर मुझे पता है कि जो b की डायरेक्शन है उसे मैं b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p लिख सकता हूँ भाई। बहुत अच्छे, तो क्यों ना हम इसको रिप्रेजेंट कर ही दें। a का मॉड कितना है बच्चों, वो देखिए 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर है, सही हो गया, 3 और 4 दोनों का स्क्वायर। और b वेक्टर के लिए क्या लिखा जाएगा, i + 2j - 2k। ठीक है बेटा, इसमें आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस करके बेटा -2 का होल स्क्वायर। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ, 1 + 4 + 4 9 बन जाता है, जिसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। √9 3 आ गया ना बेटा, तो ये i + 2j - 2k। तो जो नया वेक्टर है हमारे पास वो आ गया 1/3 i हैट + 2/3 j हैट - 2/3 k हैट। तो ये है हमारे पास वो एक नया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है और उसकी डायरेक्शन भी हमें गिवन है। बहुत बढ़िया। अब हमें एक और पॉइंट कहा गया है, देखिए क्या कहा गया कि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि हम ये कह सकें कि a वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है। देखिए बच्चों, कभी भी कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन में मैं सीधे कह सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर है जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है भैया, उसका मैग्नीट्यूड तो भैया 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a का जो मॉड लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मान लीजिए m है, m का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कि सर a का मैग्नीट्यूड तो आपने 1 कहा था, तो लिखिए 1 कर देते हैं। 1 का स्क्वायर भी कर दोगे तो ये 0.09 आ जाएगा और ये 0.16 आ जाएगा। यहाँ पे m स्क्वायर कर दो। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि m स्क्वायर की वैल्यू तो 1 में से माइनस कर दो 0.25, यानी ये तो 0.75 है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, √(1/2
0.75। तो कहानी यहाँ पे समझ आती है मुझे कि यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना हो, अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और अगर यूनिट वेक्टर गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर पुट करना। ये सारे जो अभी अभी क्वेश्चंस हमने किए हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आने का चांस ना के बराबर है, पर हमें इतना पता होना चाहिए तभी हम वेक्टर्स को या पूरी फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स कहा गया है कि कौन कौन से वेक्टर्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं जो एक ही लाइन के अंदर नज़र आते हैं मुझे। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे के सारे कौन से हैं? ए कह दूं मैं, बी कह दूं मैं, सी कह दूं मैं, ये सारे अलोंग सेम लाइन है। ये वेक्टर्स हमेशा ही बच्चों पैरेलल होते हैं। ठीक है, कोप्लेनर कौन से हैं? आप एक प्लेन बना लीजिए। इस प्लेन के अंदर अगर मैं कहूं कि ये वाला वेक्टर ए लाई कर रहा है, ये वाला वेक्टर बी लाई कर रहा है, ये वेक्टर मेरे पास सी लाई कर रहा है, ये सभी वेक्टर्स कोप्लेनर हैं जो लाई करते हैं इन सेम प्लेन। तो छोटी सी बात है, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर मैंने लगातार 3 फोर्सेस लगा दी। सपोज करो मैंने कहा फोर्स पहली 5 न्यूटन भी इसी पॉइंट के ऊपर लग रही है, फोर्स सेकंड 10 न्यूटन भी मैंने इसी पॉइंट के ऊपर लगा दी, और फोर्स थर्ड ये सपोज कीजिए 20 न्यूटन है, ये भी मैंने इसी जगह पे लगा दी। जो एक्ट करते हैं एट सेम पॉइंट, अगर कोई वेक्टर सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो वो कौन से वेक्टर्स हैं बच्चों? कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर एट 90 डिग्रीज। अब जैसे मर्जी कह लीजिए, ऑर्थोगोनल कह दीजिए, परपेंडिकुलर कह दीजिए, 90 डिग्री पे कह दीजिए। कोई भी दो वेक्टर्स जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनको हम कौन से वेक्टर्स कह सकते हैं भाई? उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी सारे क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। देखिए एक और चीज़ है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं और एंटी पैरेलल कौन से हैं। देखिए ये दो वेक्टर्स अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो ये दोनों वेक्टर्स आपको, अगर मैं इनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दूं, ऑन ज्वाइनिंग टेल्स थीटा, जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो कितना है? 0 है। ध्यान रखिए आगे से कि वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करने के लिए दोनों वेक्टर्स को हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करना चाहिए, तभी हम उनके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग टेल्स अगर इनके बीच का एंगल 0 है तो वो पैरेलल है, और अगर बेटा ऑन ज्वाइनिंग द टेल्स इनके बीच का एंगल आपस में ऑपोजिट आ गया, 180 डिग्री पे आ गया, तो इन वेक्टर्स को मैं एंटी पैरेलल कहूँगा। अच्छा, पता कैसे करना है? आप यूँ समझ लीजिए कि अगर एक वेक्टर ए को मैं लैम्डा इंटू बी लिख सकता हूँ, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ए एंड बी कैसे हैं? पैरेलल हैं। पर अगर यही वेक्टर ए को मैं लैम्डा इंटू बी लिख सकता हूँ, वह जहाँ पे लैम्डा नेगेटिव कांस्टेंट है, तो ए एंड बी कैसे हैं भैया? एंटी पैरेलल है। बहुत अच्छे। आपको देखो सर ऐसा है कि अगर मैं आपको ए वेक्टर दिखूं यहाँ पे क्वेश्चन में, आई हैट ए एक्स, जे हैट ए वाई, के हैट ए जेड, और बी वेक्टर मैं लिख दूं यहाँ पे आई हैट बी एक्स, जे हैट बी वाई प्लस के हैट बी जेड। ठीक है, तो ध्यान रखो कि अगर दोनों की रेशो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ, अगर ये रेशो बेटा पॉजिटिव है, तीनों की सेम है, इक्वल है,
तो और ये कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा कि वेक्टर्स कैसे हैं, वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो। देखो मैं कह दूँ ए वेक्टर है मेरे पास 3i माइनस 6j और बी वेक्टर है मेरे पास 6i माइनस 12j। तो आप देख सकते हो कि जो ए वेक्टर है वो हाफ हो जाता है किससे, बी वेक्टर से। तो कैसे हैं ये दोनों वेक्टर्स ही, कैसे हैं, पैरेलल है। आप रेशियो वाइज भी चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं इधर लिखूं कि अगर ए एक्स इज टू ए, ये पहले मैं वेक्टर्स लिख देता हूं आपको समझाने के लिए कि ए एक्स जे हैट इंटू ए वाई के हैट इंटू ए जेड, ऐसे लिख दूं बेटा। और यहाँ बी वेक्टर को लिख दूं आई हैट इंटू बी एक्स जे हैट इंटू बी वाई प्लस के हैट इंटू बी जेड, ऐसे लिख दूं, है ना। तो अगर आपकी ये रेशो जो नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पे कि दोनों x कंपोनेंट्स की रेशो, दोनों बेटा y कंपोनेंट्स की रेशो और दोनों z कंपोनेंट्स की रेशो, देन अगर ये तीनों रेशो सेम है पर है नेगेटिव, तो वेक्टर्स कैसे होंगे, वेक्टर्स कैसे होंगे बेटा, एंटी पैरेलल होंगे। तो बहुत बढ़िया, ये बात समझ आ गई। आप कहो कि कोई एग्जांपल ले सकते हैं, तो एग्जांपल्स भी हमारे पास होंगे। अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर्स ना पैरेलल हैं ना एंटी पैरेलल हैं, आप कह लीजिए एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ है आपको आई हैट ए एक्स जे हैट बी वाई के हैट ए जेड, और इसी ढंग से यहाँ पे वेक्टर दिया गया है आई हैट का पहले एक्स कंपोनेंट बी का, फिर बेटा बी का वाई कंपोनेंट और फिर बी का जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो इस केस में अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता करना हो ना, तो थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दो। देखो एक्स कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वाई कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और z कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद a का जो मैग्नीट्यूड है उससे और फिर b का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो, आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मिल जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ें सीख ली। एक, वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब रेशियो दोनों की x कंपोनेंट्स की, y कंपोनेंट्स की, z कंपोनेंट्स की, अगर रेशियो सेम टू सेम आए तो हम कह देते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर रेशियो सेम टू सेम आए पर नेगेटिव आए तो हम कह देते हैं एंटी पैरेलल है। अगर रेशियो में से कोई भी एक रेशियो मिलती नहीं है तो उनके बीच का एंगल बनता है, और एंगल पता करने का मेथड है ये, जिसको हम थोड़े आगे तक जब वेक्टर्स में पहुंचेंगे तो हम सीख लेंगे कि ये कहाँ से आया है। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी एक एप्लीकेशन से हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये बात देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दो वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k और b वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 5k आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। हमारा सवाल है कि ये भैया पैरेलल हैं या ये दोनों ही एंटी पैरेलल हैं। तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर क्या बात करते हो आप, ए एक्स इस टू बी एक्स की जब मैं रेशो देखता हूँ तो वो तो 1:3 आती है सर, और ए वाई इस टू बी वाई की जब मैं रेशो देखता हूँ सर तो -2:4 यानी कि ½ आती है। तो यहीं से पता लग गया सर ये बराबर नहीं है, तो इनके बीच का तो एंगल ही आएगा। और ए जेड इस टू बी जेड की जब मैं रेशो देखता हूँ तो वो भी मुझे पता लगता है 3:-5 है, यानी -3/5 है। तो यहाँ से एक बात तो पता लग गई कि ये जो रेशोज़ हैं दोनों की, एक्स कंपोनेंट्स की, वाई कंपोनेंट्स की और जेड कंपोनेंट्स की, आपस में तो मेल नहीं खाती हैं, आपस में तो डिफरेंट ही हैं। तो इसलिए इनके बीच में हमेशा एक एंगल आएगा, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो उसमें कैसे लिख सकता हूँ मैं कि कॉस थीटा पता करना है, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करो, ए वाई को
बी वाई से मल्टीप्लाई करो, ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करो, फिर मॉड ऑफ ए लिखो यहाँ पे और फिर लिखो यहाँ पे मॉड ऑफ बी, तो मुझे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता लग जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भैया मुझे ये बताओ तो सही कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इस केस में आया क्या है? एंगल आया है 1 × 3 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × -5। बहुत बढ़िया। देखो भाई ये तो आ गया √1 का स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर, उसके साथ ही क्या है भाई 3 का स्क्वायर। बहुत शानदार। और अगले वाले केस को देखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस अगला पार्ट क्या बेटा 4 का स्क्वायर और उसके बाद क्या 5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। चलिए ये सारी चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि वेक्टर्स को पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं और उनके बीच का एंगल भी पता लगता है। तो यहाँ तक हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई? जब हम एक वेक्टर को लिखते हैं ना इस डायरेक्शन में कि ये ए वेक्टर है और उसको उसी पॉइंट से घुमा के 180 डिग्री पे ले आए तो मैं उस वेक्टर को क्या कह सकता हूँ -a वेक्टर, ऑपोजिट टू गिवन वेक्टर। जो भी आपके पास गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। अगर हम समझें इसके लिए तो मैग्नीट्यूड क्या है वो सेम टू सेम है। आप देखो अगर आप कहो कि सर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं कहूँगा हाँ भाई इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन रिवर्स कर दी गई है। ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स कहाँ होते हैं? ये अलोंग एक्सिस होते हैं। आप यूं समझ लीजिए अगर बॉडी रोटेट कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, जैसे मैं कहूँ ऐसे है, ठीक है, और कोई वेक्टर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक, तो ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर होगा? एक्सियल वेक्टर होगा। क्योंकि अभी आपने क्रॉस प्रोडक्ट या बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे बच्चों कि ये आपके पास स्पीड है जो अलोंग द टेंजेंट है। आप देख सकते हो ना स्पीड हमेशा अलोंग द टेंजेंट रहेगी सर्कल में, तो सर्कल में स्पीड हमेशा अलोंग द टेंजेंट है, जबकि जो रेडियस है वो सेंटर से अवे डायरेक्शन में बनाया जाता है आर वेक्टर, ये स्पीड इस डायरेक्शन में बनाई जाती है। तो ये जो ओमेगा है इसकी एंगुलर स्पीड वो अपने आप में एक्सियल वेक्टर है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा पर सर्कुलर मोशन के चैप्टर में होगा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी घूमती हुई बॉडी के लिए आप बॉडी को ऐसे हाथ से घुमा दो, देखो आपको कि बॉडी का हाथ के अलोंग बॉडी घूम रही है, हैंड्स की जो मूवमेंट है उस डायरेक्शन में वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो ये थंब है ना जो ये एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप यूँ समझ लो कि एक्सियल वेक्टर हमेशा थंब के अलोंग होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। जीरो वेक्टर कौन सा है भाई? जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो नई क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बननी चाहिए। अगर दोनों वेक्टर्स की एडिशन के बाद वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएं, जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास दो फोर्सेस लगी, एक फोर्स लगी F1 और दूसरी फोर्स लगी मेरे पास F2, लग तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रही थी और मैंने इनको ऐड करने के बाद पता किया कि भैया इनका जो रिजल्ट आ गया है वो ज़ीरो आ गया है। I ने I को ख़त्म कर दिया, J ने J को ख़त्म कर दिया, K ने K को ख़त्म कर दिया, तो मैं कहूँगा कि ये वाला जो वेक्टर है मेरे पास ये कैसा है? ज़ीरो वेक्टर है। यानी उसको वेक्टर्स की एडिशन से हमें स्केलर नंबर नहीं मिलेगा, हमें वेक्टर ही मिलेगा, तो इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको ज़ीरो वेक्टर कहा जाता है। आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। अब देखिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हो। देखो मुन्ना, ऐसा है कि जब वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर आपने आई जे के की फॉर्म में लिख दिया, बी वेक्टर आपने आई जे के की फॉर्म में लिख दिया। जब वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में गिवन हो तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है
उसे ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग रिस्पेक्टिव आई जे के पार्ट्स। आप रिस्पेक्टिव आई जे के पार्ट्स को ऐड अप कर दो, आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मिल जाएगा। यानी जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो एक न्यू वेक्टर हमारे पास बनता है, पहली बात तो ये समझ लो कि उस नए वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं बच्चों? हम उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन कैसे होगा? ऑब्टेन होगा कि आप i वाले पार्ट को i के साथ, j वाले पार्ट को j के साथ, k वाले पार्ट को k के साथ ऐड अप कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने तो ऐड कर दिया। अब क्या करें? तो सपोज कर लीजिए मैंने आपको कहा कि आप इस केस में जब रिजल्टेंट लिखेंगे तो आप i पार्ट में x दोनों वेक्टर्स का, j पार्ट में y कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स का और k पार्ट में z कंपोनेंट दोनों वेक्टर्स का। आप इसको ऐड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई और आपसे पूछा गया कि मुझे a वेक्टर जो यहाँ गिवन है और b वेक्टर जो यहाँ गिवन है, इनका रिजल्टेंट बताओ। तो आपने कहा कि देखो ऐसा है कि जो रिजल्टेंट है भाई वो तो मेरे पास a प्लस b ही आता है। अब इसमें करेंगे क्या? i डायरेक्शन में आपके पास 3 है, वहाँ 2 है, तो आपके पास आ गया ये। फिर j डायरेक्शन में आपके पास यहाँ -4 है और इधर क्या है बेटा? -1 है। फिर k डायरेक्शन में आपके पास क्या है? k डायरेक्शन में इधर 1 है और इधर 2 है। तो आपके पास जो कहानी बनी यहाँ पे वो बनी 5i, कितना बन गया बेटा? ये -5j प्लस 3k। तो ये मेरे पास नया रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना चाहूँ तो देखिए इस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ और ही है, 5 का स्क्वायर, फिर -5 का स्क्वायर, फिर क्या बच्चों? 3 का स्क्वायर। तो अगर मुझे नया जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है उसकी डायरेक्शन पता करनी हो तो फिर मैं क्या कहूँगा? मैं r हैट पता करूँगा, जिसमें मैं वेक्टर लिखने के बाद उसी के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करता हुआ नज़र आऊँगा। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि अगर वेक्टर्स को ऐड करना है जो i j k की फॉर्म में दिखे हैं तो उन वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका है कि आप i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक वेक्टर दिया गया है कि भैया देखो ऐसा है कि आपको कहा गया सॉल्यूशन में कि आप एक ऐसा वेक्टर पता कीजिए जिसको जब a के साथ ऐड किया तो नया रिजल्टेंट बना 5 यूनिट्स का अलोंग z डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि चलिए ऐसा है कि एक न्यू वेक्टर है हमारे पास, उसको मैं v मान लेता हूँ। लेट वेक्टर इज p। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने p वेक्टर को ऐड करना है किसके साथ? a के साथ। तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। इस नए वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, और एक होगी इसकी डायरेक्शन। जो भी आप नया वेक्टर लिखोगे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब p वेक्टर तो मुझे ऐड करते हुए पता करना है, जबकि a वेक्टर मेरे पास गिवन है कितना? 3i, देखिए कितना है? +4j और यहाँ पे क्या है? -k। पर अगर आप ऐसा करते हो तो मैग्नीट्यूड में मुझे कितना चाहिए उसका? 5 और डायरेक्शन कितनी चाहिए? k हैट। तो आपके पास यहाँ पे जो p वेक्टर मिल गया वो आपको मिल जाएगा 5k हैट में से माइनस कर दीजिए, इसको सारे को उधर ले आइए टर्म को। क्या होगा ये? 3i 4j -k। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए बेटा, -3i आ गया पहली टर्म, -4j आ गया दूसरी टर्म, माइनस माइनस ऐड होके प्लस आ गया, तो ये क्या आ गया? 6k हैट आ गया तीसरी टर्म। तो जो p वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है भैया? ये वाला वेक्टर है जिसको हम ऑब्टेन करना चाहते थे। अगला देखिए,
एक ऐसा वेक्टर आपको पता करने के लिए कहा गया है जिसमें जब आप उसे p के साथ फाइंड ए वेक्टर व्हेन एडेड टू p प्रोड्यूस करता है एक रिजल्टेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है जो a का है और डायरेक्शन है किसकी, y एक्सिस की। देखिए आपको हिंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन। हिंट क्या है कि आपको p के साथ एक नया वेक्टर ऐड करना है v वेक्टर, जो ऐसा रिजल्टेंट प्रोड्यूस करता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है एज दैट ऑफ a और डायरेक्शन कौन सी है, j हेड। आप कहोगे सर ये तो आसान है क्योंकि हम यहाँ पे i प्लस j लिख सकते हैं और v वेक्टर हमें पता करना है और a का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये j हेड आ गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये रिजल्ट मेरे पास बनता है i प्लस जे प्लस वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5j कैप। अरे बहुत अच्छे, तो v वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ये j उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस i प्लस 4j। देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया, तो जो कि बहुत 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 आसान था, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई इन बातों को समझने में, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुझे रिजल्टेंट पता करना है पर मैं IJK को नहीं जानता, मुझे IJK के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैंने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है प्लेन के अंदर या पेज ऑफ पेपर में, और मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे उसको रिजल्टेंट मैं पता करूँ तो पता कैसे करूँ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में यहाँ मैं रिजल्टेंट वेक्टर पता करना चाहता हूँ जब दोनों वेक्टर्स को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं कह दूँ कि भैया मेरे पास तो ये वाला वेक्टर है A और ये वाला वेक्टर है B, और आप मुझे इन दोनों को ऐड करके बताइए कि ये कहाँ पे बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ग्राफिकली या जो आप प्लेन ऑफ पेपर में इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि देखिए दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले दोनों को समझ लेते हैं कि ये दोनों है क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने कहा कि अगर दो वेक्टर्स को हम एक ट्राइंगल बना लें, पहले अगर हम मान लें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर्स दो साइड्स हैं जो ट्राइंगल की उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक ट्राइंगल बनाने के बाद मैं आपको पहला वेक्टर देखिए इसमें शो करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से लेके इधर तक ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ना बेटा, इस वेक्टर का नाम मैं A वेक्टर लिख देता हूँ, और जो दूसरा वेक्टर मैंने बनाया है ना वो इस डायरेक्शन में मैंने ये बनाया है। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ट्राइंगल की दो साइड्स को दो वेक्टर्स ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे इस ट्राइंगल की दो साइड्स को दो वेक्टर्स ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो तीसरी साइड है ना वो बेसिकली रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और वो भी सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए भैया, वो तो ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक जो वेक्टर्स लगे हुए हैं उन केस में। तो ये जो रिजल्टेंट है वो R है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, साथ साथ लिख सकते हो आप, रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड है जो किसकी, ट्राइंगल की, इन ऑपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है भाई, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। सॉरी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है R वेक्टर रिजल्ट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो R वेक्टर है ये A प्लस P है। यानी इसमें एक बात तो साफ है कि भैया जो साइड्स हैं वो एक के बाद एक लगी होनी चाहिए, और यही हमारे लिए मेन कंसर्न है। चलिए थोड़ा सा आगे समझा देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स देखो बेटा, तो आपको 3 एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। इस ट्राइंगल में कौन सी दो साइड्स हैं जो एक के बाद एक लग रही है आपको। अब देखिए P और R है जो एक के बाद एक लग रही हैं, तो मैं उनको एडिशन की बात कहूँगा, और जो रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, Q से। दोबारा समझ लो
कि जो दो साइड्स एक के बाद एक आएंगी उनको हम एडिशन के तौर पे कंसिडर करेंगे और जो थर्ड साइड है उसको रिजल्टेंट के तौर पे। अब इसमें देखो कौन सी दो साइड एक के बाद एक आ रही हैं, ए और सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है भाई, बी बन जाता है। अगले वाले केस में ऐड कर दो, देखो क्या है, आप देखो इसमें तो पता लगता है के और जेड, के वेक्टर और जेड वेक्टर को अगर आप ऐड कर दो, के प्लस जेड को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा भाई, बी वेक्टर बन जाएगा। यहाँ मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मुझे कहा गया कि ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं जो इस ट्राइंगल में रिप्रेजेंटेड हैं और एम क्यू एन के बराबर है क्योंकि क्यू इसका मिड पॉइंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मेरे पास एम क्यू है वो वेक्टर किसके बराबर है, यहाँ पे क्यू एन के बराबर है। चलिए समझते हैं इसको। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं बच्चों, देखो मैं इसको P कह देता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। आप कह दो कि देखो सर ट्राइंगल है ना जो PMQ, इस ट्राइंगल में अगर देखें हम तो A वेक्टर प्लस MQ, देखिए A वेक्टर प्लस MQ किसके बराबर बन रहा है बच्चों, B वेक्टर के बराबर बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो MQ है मेरे पास वो B माइनस A है, ठीक हो गया। दूसरा ट्राइंगल देखो ज़रा, इसी में आप P से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऊपर तक और इधर से यहाँ तक, ये पूरा ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में आपको क्या, कौन सा ट्राइंगल नज़र आया, PQN। इसमें आप क्या लिखेंगे, P से Q तक कौन सा है, इसको मैं B वेक्टर कह सकता हूँ भाई। बी वेक्टर के साथ आप क्यू एन को ऐड तो करो तो आपको रिजल्टेंट क्या नज़र आएगा, सी वेक्टर के तौर पे नज़र आएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्यू एन है जो वो सी माइनस बी है। बहुत बढ़िया। तो भाई ये कैसे करें, अरे भाई ये तो ऐसे हो सकता है कि जो एम क्यू है ना वो किसके बराबर है भाई, क्यू एन के बराबर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वो वेक्टर्स कैसे हैं कि क्यू मिड पॉइंट है उनका। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको आप बेटा b माइनस ए नहीं कह सकते और क्यू एन को आप c माइनस बी नहीं कह सकते। देखिए यहाँ से पता लग गया कि ये जो 2b वेक्टर है ये a प्लस सी के बराबर है। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि जो b वेक्टर है वो मेरे पास a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है। बहुत बढ़िया। तो आपने a b और c को रिलेट कर लिया तीनों जगह पे। देखिए बच्चों यहाँ तक मैं अब 1 आवर के आसपास हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे एक पॉज देता हूँ। आप पहले जितना भी कराया है इसको कवर अप कर लीजिए, फिर आप इसके आगे उसके बाद ही पढ़ना शुरू करें, जिसमें मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करूँगा और उसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस होंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम एक पॉज लेते हैं और इस लेक्चर को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।